अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द स्मार्ट डिकोडेड फिज़िक्स। तो आज हम लेकर आए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को इन डिटेल जैसा आपके बुक में बताया गया है बिल्कुल ही वैसे पढ़ेंगे। और चैनल का जैसा नाम ही है द स्मार्ट डिकोडेड फिज़िक्स। तो यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स को बहुत ही आसानी से फ़िज़िक्स को क्या मैं कह रहा हूँ, इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझाया जाएगा। तो आपकी सब जो डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने एक डाउट कहा था कि हो सकता है आपको इस डायग्राम को देखकर कुछ डाउट हो। वो डाउट क्या है? तो डाउट ये है कि जो यहाँ पर जो हमने एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो जो शो किया हुआ है वो हमने वॉट्स में किया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी अगर वेव हो तो उसका एम्पलीट्यूड आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो कि वाई एक्सिस पर जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। तो ये तो एक डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको एक एम्पलीट्यूड को आप वॉल्ट्स में कैसे मेजर कर सकते हो? ये डाउट अगर कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे भी था। तो इसको क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा आपको मैं आंसर दूंगा, इन डिटेल इसमें नहीं लेकर जाऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने माना कि ये एनालॉग सिग्नल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल है। ये आपकी वो ओरिजिनल वॉइस नहीं है जो आप समझ के बैठे हो। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो है एक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, मान लो कि हाँ, वो तो एक एनालॉग सिग्नल ही है ना। अब जो मेरी वॉइस है उसको फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ थ्रू मोबाइल फ़ोन, तो मेरी मोबाइल फ़ोन में जो है एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। अब उस ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, मेरे एनालॉग सिग्नल को, या फिर मैंने कहूँ जो मेरी वॉइस है उसको, अभी ज़ाहिर है वेव क्या होती है, वेव एनर्जी कैरी करती है। वेव की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो वेव ज़ाहिर एनर्जी कैरी करती है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वेव क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, तो उसी एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल से इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब भी हम बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो अब हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल से इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपके ये सारे स्टेप्स आ गए हैं। अभी सबसे पहला आपका स्टेप होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस क्या है कि बहुत ही छोटे रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वैल्यू लेते रहो। बहुत ही छोटे, याद रखना। और रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब क्या, कि जो टाइम जो लिया जा रहा हो, जिस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ली जा रही हो उसका एक पैटर्न हो। जैसे एक वैल्यू मैंने 1 मिली सेकंड में ली तो दूसरी दूसरे मिली सेकंड में ले लूँगा, तीसरी तीसरे मिली सेकंड में ले लूँगा। या फिर अगर मैंने पहली वैल्यू पहले मिली सेकंड में ले ली तो दूसरी मैं तीसरे मिली सेकंड पे लूँगा, और जो है तीसरी में जो है 5वें मिली सेकंड पे लूँगा। तो एक रेगुलर पैटर्न नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो उसको आप कहते हो रेगुलर टाइम इंटरवल। और यहाँ पर एक अल्फाज आप याद रखना, स्मॉल। स्मॉल क्या? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा टाइम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मैंने 1 मिली सेकंड की बात की, और अगर मैं 1 मिली सेकंड की बात करूँ ना आपके सामने, तो 1 मिली सेकंड कितना छोटा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। मतलब 1 मिली सेकंड जो है 1000 का एक, सॉरी, 1 मिली सेकंड जो है वो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है। मतलब आप 1 सेकंड को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तब जाके वो 1 मिली सेकंड बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टाइम है। आ रहा होगा समझने में। यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू वॉट्स में लेते हैं, क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल है। यहाँ पर भी ये चीज़ शो की हुई है, बता देते हैं सबको। देखो, अब सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आप जो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले 1 2 3। ठीक है, इन ये जो पॉइंट्स हैं ना बच्चों, इन पॉइंट्स को कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स। और इनकी जो वैल्यू होती है ना, बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड ही है ना। ठीक है, मान लो ये मैंने 1 मिली सेकंड पे लिया है ये वाला, ये मैंने दूसरे मिली सेकंड पे लिया है, ये तीसरे पर लिया है। ठीक है, तो हर एक की वैल्यू को आप क्या कहोगे? हर एक वैल्यू को आप बेसिकली सैम्पल कहोगे। तो अगर मान लो कि
तो अगर मान लो कि ये जो पॉइंट्स हैं उनको आप सैम्पल पॉइंट्स कह रहे हो, तो हर एक वैल्यू को आप जो है ना मतलब सैम्पल कहोगे सॉरी। तो अगर आप बहुत सारी वैल्यूज़ को ले रहे हो तो आप क्या कहोगे बेसिकली कि हमने सैम्पल्स लिए हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना। अभी आपको कुछ दूसरे टर्म्स आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कि हाँ, पहले एक एग्जांपल देख लो कि देखो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज़ लिख दी हैं कि 1 मिली सेकेंड पे सोचो सोचो सोच लिया। 1 मिली सेकेंड पे सबसे पहले आप वैल्यू देखो कि 3.333 ये चलता जा रहा है, दूसरे मिली सेकेंड पर 2.877 ये चलता जा रहा है, तीसरे मिली सेकेंड पर 2.7666 ये चलता जा रहा है यहाँ से। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने सारी वैल्यूज़ कुछ ऐसे ऐसे क्यों लिखी हैं कि वो अनलिमिटेड जा रही हैं, वो भी मैं आगे अभी आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अच्छी चीज़ है कि अगर आपके जहन में डाउट आ रहा है तो ठीक है। तो देखो हाँ, अब देखो कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैम्पल पीरियड क्या होता है। सैम्पल पीरियड बेसिकली कि दो सैम्पल्स के बीच में कितना टाइम का गैप है। ठीक है, मान लो एक सैम्पल मैंने 1 मिली सेकेंड में लिया, दूसरा सैम्पल दूसरे में, तीसरे में। ठीक है, तो इन सब के बीच में जो टाइम का गैप है वो क्या है, 1 मिली सेकेंड है ना। मान लो कि देखो देखो जो 2 मिली सेकेंड है और जो 2 मिली सेकेंड है और जो 1 मिली सेकेंड है, इन दोनों के बीच में टाइम का कितना गैप है, 1 मिली सेकेंड का। 2 - 3 कर लो, 2 - 1 कर लो सॉरी। और 3 मिली सेकेंड में और 2 मिली सेकेंड में कितना टाइम का गैप है, वो है 1 मिली सेकेंड का। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो इसके हिसाब से लिखा है कि 1 मिली सेकेंड जो है यहाँ पर इसका सैम्पल पीरियड हो जाएगा। मतलब क्या, दो कंसेक्यूटिव सैम्पल्स के बीच में टाइम का पीरियड। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, ऐसे मान लो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सैम्पल फ्रीक्वेंसी क्या है। सैम्पल फ्रीक्वेंसी देखो कि कितने सैम्पल्स आप ले रहे हो, वो भी 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड याद रखना, 1 सेकंड के अंदर कितने सैम्पल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 1000 हर्ट्ज़ लिखा है, उसकी वजह क्या है, देखो 1000 हर्ट्ज़ का मतलब क्या कि आप 1000 सैंपल ले रहे हो 1 सेकंड के अंदर। उसकी वजह देखो मैंने क्या कहा कि मैं हर मिली सेकंड में एक सैंपल ले रहा हूँ, और 1 मिली सेकंड में और 1000 मिली सेकंड होते हैं 1 सेकंड में। तो मैं 1 सेकंड में कितने सैंपल्स ले पाऊँगा, 1000 ही ले पाऊँगा ना, क्योंकि देखो क्योंकि मैं हर मिली सेकंड में एक सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल बात थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। देखो अभी यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म डिस्कस करने वाले हैं। अब अपना फोकस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्म आने वाला है। क्या है, निक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। ठीक है, ये बेसिकली आप ऐसा समझो एक कंडीशन है ताकि आपके सिग्नल में कोई एरर ना आ पाए। देखो अभी आपको मैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझाता हूँ। देखो हमने पार्ट 1 में ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था कि मैं बोल रहा था कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ किसी से, और हाँ फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ किसी से, डेटा जो है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो रही है। अभी देखो अभी उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारी डेटा जो थी वो एनालॉग में थी, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था डिजिटल के अंदर। ठीक है, लेकिन ट्रैवल करने के बाद वो डेटा दोबारा मैं कन्वर्ट कर रहा था एनालॉग के अंदर। अब ये जो दोबारा कन्वर्ट मैंने किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्नल में कोई एरर आ जाए। आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपको बेसिकली कन्वर्जन कर रहे हो ना यहाँ पर, तो एरर तो आ सकता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो एरर ना आए, ऐसा क्या किया जाए। तो इसके लिए हमने इसके लिए जो है निक्विस्ट सैम्पलिंग रेट को यूज़ किया जाता है। कि क्या बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर आप चाहते हो कि डिजिटल से एनालॉग में दोबारा कन्वर्जन करने पर आपको एरर ना मिले आपके सिग्नल में, तो आपको क्या होना चाहिए कि जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। एफ एस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एफ मैक्स आप समझ गए होगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द एनालॉग सिग्नल। अभी यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको क्लियर करूँगा। मान लो कि जो आपका सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी की कोई रेंज है, वो ये रही, और जो है वो सिग्नल जो है वॉइस है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें ये बताई गई है। ठीक है, कि 300 हर्ट्ज़ से लेकर 3000 हर्ट्ज़ तक। अब आप कहोगे सर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की रेंज कैसे। देखो यार, सिग्नल जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, सबको पता है, लेकिन सिग्नल बना किससे होता है, सिग्नल बहुत सारी वेव से बना हुआ होता है, और हर एक वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उसमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है उनको अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि
जितनी सबसे छोटी आपकी फ्रीक्वेंसी वाली वेव क्या हो सकती है यहाँ पर 300 हर्ट्ज़ की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव क्या हो सकती है 3000 हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर ही सारी जितनी भी वेव्स होंगी एक सिग्नल के अंदर वो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या है, वो है कोई आपका 3000 हर्ट्ज़। ठीक है, तो अभी देखो एक और चीज़ आपको आगे शो की गई है कि जो इसका सैम्पलिंग रेट है, सैम्पल रेट वो 8000 है। सैम्पल रेट क्या, सैम्पल फ्रीक्वेंसी है, परेशान मत हो। अभी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो कंपोनेंट आपका ये है, तो सैम्पल फ्रीक्वेंसी इसकी ये रखी गई है। ठीक है, अभी जो है इसको जो है ना, ये वाला जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 6000 आएगा। और सैम्पलिंग रेट आपका क्या रखा गया है, ये रखा गया है 8000। तो क्या ये 8000 6000 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। 8000 हर्ट्ज़ 6000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपके सिग्नल में कोई एरर नहीं आएगा, तो मतलब ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो। अभी जल्दी से क्वांटाइजिंग पर बढ़ते हैं। अभी हमने सैम्पलिंग कर ली, उसके बाद अब हम करेंगे क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग क्यों करेंगे ये भी बताता हूँ। देखो क्वांटाइजिंग बेसिकली है क्या, कि हम जितने जो भी सैंपल हमें मिले हैं ना, जितने भी हमने सैंपल लिए हैं उन सबको जो है ना हम उसके करीब करीब जो क्वांटाइजिंग लेवल पड़ती है, ये टर्म याद रखना, क्वांटाइजिंग लेवल, उसमें राउंड ऑफ कर दें। अब ये क्वांटाइजिंग लेवल क्या होती है, क्वांटाइजिंग लेवल कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस फिक्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू है जो क्या कर सकती है, बहुत सारे सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल के मान लो, अभी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आगे क्लियर होगा। मान लो कि 3 वोल्ट जो है आपका एक सैम्पल है। ठीक है, सॉरी 3 वोल्ट जो है आपकी एक क्वांटाइजिंग लेवल है, और आपके पास कुछ सैम्पल्स गिवन है कुछ ये। अभी हर एक सैम्पल आप देख सकते हो, ये 3 सैम्पल्स मैंने शो किए हुए हैं, ये सारे क्या, जो आपका जो क्वांटाइजिंग लेवल है 3 वोल्ट्स, क्या उसके बराबर है, उसके बराबर नहीं है लेकिन उसके करीब तो है ना। तो आप उसको बस 3 वोल्ट में राउंड कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। इससे क्या होगा, सिर्फ एक क्वांटाइजिंग लेवल की मदद से आप 3 सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक एक ही क्वांटाइजिंग लेवल को हमें एक ही मरतबा लिखना पड़ेगा फिर तीनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें एक ही क्वांटाइजिंग लेवल को 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके ये तीनों रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है हमें। देखो अभी हम राउंड ऑफ कर ही क्यों रहे हैं ये भी आप समझ लो। राउंड ऑफ इसलिए कर रहे हैं ताकि देखो जो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ मिलती हैं ना ज़्यादातर, वो कुछ ऐसे अनलिमिटेड सी मिलती हैं कि मतलब जो है 2.333 पीरियड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो क्या आप इन इनफाइनाइट प्रिसिशन वाली वैल्यूज़ को डील कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है किसी फिक्स्ड वैल्यू में। ठीक है, जैसे मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 2.33 वोल्ट्स में, लेकिन ये तब जब ये 2.33 जो है क्वांटाइजिंग लेवल हो। अगर ये नहीं है तो इसके देखो जो 2.333 है ना, उसके करीब को क्वांटाइजिंग लेवल पड़ेगी तो उससे उसको कर दिया जाएगा। और इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको बाइनरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर पाते हैं 011 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी एक और चीज़ आप इधर प्यारी सी पढ़ लो कि जो एन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, उसकी जो क्वांटाइजिंग लेवल, कितनी क्वांटाइजिंग लेवल को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 to the power n। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझोगे। n बेसिकली क्या है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, जैसे 1 से लेकर कोई भी आप ले लो। तो मान लो कि मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 बिट सिस्टम। 2 बिट सिस्टम का मतलब क्या, कि एक सैम्पल को आप सिर्फ 2 ही बिट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बताता हूँ। अभी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है ना, वो किसी बिट सिस्टम पर काम करता है। वो 2 बिट सिस्टम भी हो सकता है, 3 बिट भी हो सकता है, 4 बिट भी हो सकता है। मान लो कि 2 बिट सिस्टम पर काम कर रहा है, तो वो कितनी क्वांटाइजिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर पाएगा, सिर्फ 4 को। कैसे 4 को सर, ऐसे देख लो कि 2 की पावर n थी, n को n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया 4। लेकिन फिर भी आपको लॉजिकली मैं बताता हूँ, देखो कैसे, कि आप देख लो, मान लो कि 4 क्वांटाइजिंग लेवल है और हर एक क्वांटाइजिंग लेवल को मैं कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ 4 ही क्वांटाइजिंग लेवल को, एक क्वांटाइजिंग लेवल को ऐसे शो करूँगा, एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या, सिर्फ 4 ही क्वांटाइजिंग लेवल को मैं रिप्रेजेंट कर पाया ना, है ना, 4 को ही कर पाया ना। इससे ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आपका 2 बिट सिस्टम हो तो। देखो हर एक सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिर्फ 2 ही बिट्स लिए हैं, जैसे 0 0 ये 2 बिट हो गई, 0 और 1 ये दोनों एक एक बिट होती हैं। ठीक है, 0 0 2 बिट हो गई, 1 1 ये भी 2 बिट हैं, 0 1 भी 2 बिट हैं, 1 0 भी 2 बिट हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जो n बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो जो है 2 to the power n क्वांटाइजिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी एक बहुत ही प्यारा सवाल कि क्वांटाइजिंग लेवल को मेजर कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करें। बहुत ही आसान है फाइंड करना। अगर आप क्वांटाइजिंग लेवल को फाइंड करना चाहते हो तो आपको स्टेप साइज़ के बारे में पता होना चाहिए, फाइंड करनी पड़ेगी स्टेप साइज़। अब सर स्टेप साइज़ क्या होती है,
मान लो कि आपके पास क्वांटाइजिंग लेवल पड़ी हुई है, बहुत सारी क्वांटाइजिंग लेवल हैं, तो हर एक क्वांटाइजिंग लेवल कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है। तो पहली और दूसरी के बीच में, या दूसरी और तीसरे के बीच में, या तीसरी और चौथी के बीच में, इस तरीके से अगर कोई इन दोनों के क्वांटाइजिंग लेवल्स जो हैं उनके बीच का गैप कितना है, उसको आप कहोगे स्टेप साइज। अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी समझ में आ जाएगा। कंसेक्यूटिव का वर्ड याद रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ ये होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो n है, n वो आपकी नंबर ऑफ़ बिट्स हैं जो आप किसी सैम्पल को यूज़ करने के लिए ले रहे हो, एक सैम्पल को यूज़ करने के लिए। और आपके पास एक एम्पलीट्यूड की रेंज आ गई है एनालॉग सिग्नल की। एम्पलीट्यूड की रेंज किस तरीके से, अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींची, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं टाइम शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड को शो कर रहा हूँ। मान लो कि मेरा सिग्नल कुछ ये बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जो आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ज़्यादातर +1 के आ सकता है और इससे नीचे भी आ सकता है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो -1 के आ सकता है या इससे बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो ये होती है एम्पलीट्यूड की एक रेंज, ठीक है, जिसके अंदर ही आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड की रेंज कुछ इस तरीके से +1 और -1 ले ली, ठीक है। और n की वैल्यू हमने 2 रखी है, मतलब क्या है, 2 बिट सिस्टम पर काम कर रहा है। तो अभी हम इन सारी की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो फिर हमें कुछ आंसर मिलेगा। अब वो आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर 0.5 वोल्ट्स, फाइंड करके देख लेना, मिल जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटाइजिंग लेवल्स आ जाएंगी वो कैसे, कि आप मिनिमम से शुरू करोगे। एम्पलीट्यूड की रेंज याद है, मिनिमम क्या थी, मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, -1 है, मैक्सिमम क्या है, +1 है। तो ये जो मिनिमम है ना, मिनिमम से शुरू कर लो, मिनिमम से शुरू करो, मिनिमम एक क्वांटाइजिंग लेवल हो गई। उसके बाद 0.5 इसमें ऐड कर दो, -0.5 आ गया, फिर से ऐड कर दो 0 वोल्ट आ गया, फिर से ऐड कर दो 0.5 वोल्ट आ गया। तो ऐसे करके हमारे पास 4 क्वांटाइजिंग लेवल्स आ गई। सर हम और भी बना सकते हैं, बना सकते हो, लेकिन आप क्या, हमने एक रूल सुना था ना कि हम सिर्फ 4 ही क्वांटाइजिंग लेवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 बिट सिस्टम को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है जी। तो अभी जल्दी से हम बढ़ जाते हैं, देखता हूँ कितना टाइम हुआ है, 17 मिनट हो चुके हैं, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं अपने टॉपिक को। अगर अभी भी आपको जो है क्वांटाइजिंग लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। अभी इनकोडिंग के बारे में जल्दी से हम समझ लेते हैं। इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग है कि किसी भी क्वांटाइजिंग लेवल को, जितनी भी आपने क्वांटाइजिंग लेवल मेजर की रूल के हिसाब से, उस हर एक को आप यूनिक बाइनरी कोड दे दो। देखो, अब यहाँ पर डायग्राम से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि देखो यहाँ पर ये सारी जो क्वांटाइजिंग लेवल्स हैं वो पुट की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी जो हैं, ये जो है ना, ये क्या है, क्वांटाइजिंग लेवल्स हैं, ठीक है। अभी पहली आप देख सकते हो ये है 0.875 वोल्ट, ये लिमिटेड है, ज़ाहिर लिमिटेड वैल्यू है ना, ये फाइनाइट इनफाइनाइट तो चलती नहीं जा रही है ना, लिमिटेड वैल्यू है, क्वांटाइजिंग लेवल है। इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया या मैप कर दिया है, ठीक है। अभी हर एक क्वांटाइजिंग लेवल को आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी पहली क्वांटाइजिंग लेवल थी, पहली, इसको हमने वैल्यू दे दी, एक यूनिक वैल्यू दे दी, मतलब हर एक वैल्यू आपस में अलग होनी चाहिए। इसको मैंने वैल्यू दे दी 111, और 100 मैंने किसको दे दी वैल्यू, इसके जो दूसरा था ये 0.625 वोल्ट। तो हर एक क्वांटाइजिंग लेवल को आप एक अलग अलग यूनिक सी वैल्यू दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देख लो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस सिग्नल की, ये जो आपको सिग्नल दिखाया जा रहा है ना, एक सेकेंड, ये जो आपको सिग्नल दिखाया जा रहा है ना, ये वाला, ये जो सिग्नल है ना, ये जो सिग्नल है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सिग्नल को जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरीके से, बाइनरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, 100 101 100। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किया, बहुत ही प्यारे तरीके से बताते हैं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले आप अपने इस वाले पॉइंट को देखो, सबसे पहले वाले पॉइंट को, सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, और कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर दिया, ये देखो इस वाले अपने पॉइंट को देखो, और इस वाले पॉइंट को देखो, और फिर इस वाले पॉइंट को। मैं 3 ही पॉइंट्स का कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। ये वाला पॉइंट किसके करीब है, सर कुछ इसके करीब है, ये है ना। ये वाला पॉइंट किसके करीब है, कुछ इसके करीब है, ये है ना।
ये वाला पॉइंट किसके करीब है सर? ये मेरे ख्याल से कुछ इसके करीब है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं 100 कह दूंगा, इस वाले पॉइंट को मैं कह दूंगा 101 कह दूंगा, और इस वाले पॉइंट को मैं कह दूंगा 100, ठीक है। तो पहला अपना वैल्यू क्या थी? 111, फिर क्या आएगी 110, फिर क्या आएगी 101। चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही किया है। देखो पहली वैल्यू क्या आई 110, फिर 101, फिर 100। हाँ देखो जो पहली वैल्यू आई क्या आई 110, 101 और 100, है ना। तो देखो इस तरीके से मैंने कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया है, बाकी पॉइंट्स आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो बाइनरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स हैं इस हर एक पॉइंट की वैल्यू को आप क्या कहोगे? सैम्पल कहोगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 13 सैम्पल यूज़ किए गए हैं। वजह क्या है? ताकि आपको क्लियरली यह चीज़ बताई जाए, ठीक है। वैसे क्या है इसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपको एग्जाम्पल में बताई गई है ना, वो है कुछ 2000 सैम्पल्स पर सेकंड, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर लिखी हुई है ये चीज़ 2 सैम्पल। यहाँ पर अभी आपको सारे सैम्पल्स नहीं दिखाए गए, जूम करके वर्जन दिखाया गया है जिसमें जो है सिर्फ 13 ही सैम्पल्स के ज़रिए आपको बताया गया है कि बाइनरी किस तरीके से, बाइनरी में आप इस वाले सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरीके से ही देख लो। अभी इस एग्जाम्पल में जो n है, मतलब एक सैम्पल के लिए कितनी बिट्स ली हैं आपने? 3 बिट्स ली हैं, देख सकते हो हर एक वैल्यू में सिर्फ 3 ही मैक्सिमम बिट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 3 बिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हाँ अब यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा बिट रेट का। बिट रेट क्या है? कुछ भी नहीं है, ये है बस कि आपकी डिजिटल डेटा है जो ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड कितनी है, बस इसको हम मेजर किस में करेंगे? बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी हम फाइंड करने का एक फार्मूला देख लेते हैं। इसको फाइंड करने का एक बेसिक सा फार्मूला है ये, जिसमें आप n को मल्टीप्लाई करोगे सैम्पल फ्रीक्वेंसी से। n क्या है? मैंने बता दिया कि कितनी बिट्स जो है एक सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुई हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि n की वैल्यू कुछ 3 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से 2000 है, कर दिया 2000 से। वो बहुत ही प्यारी राइटिंग है मेरी। चलो इससे हमें वैल्यू आ गई कि इससे वैल्यू आ गई 6000 bps। bps कुछ नहीं है, बिट्स पर सेकंड है। इसको शॉर्ट टर्म में आप इस तरीके, शॉर्ट वे में आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे आप इंटरनेट की स्पीड देखते हो mbps में, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि वो बिट्स पर सेकंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो रियल लाइफ में जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो किस तरीके से थोड़ी सी काम करती है। मान लो कि 8 बिट सिस्टम यूज़ हो रहा है, मोबाइल से बात कर रहे हो और जो है वहाँ पर आपका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो है 8 बिट सिस्टम पर काम कर रहा है। तो हमने कोई अल्फाज बोला हेलो, ठीक है। तो उस हेलो का हर एक लेटर एक एक जो है ना मतलब बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर अलग अलग लेटर होंगे तो अलग अलग बाइनरी कोड, ठीक है। अब देखो ये जो एच है ना, उस एच को आप ये वाला कोड दे दोगे, ये वाली ई को आप कुछ ये वाला दूसरा वाला कोड दे दोगे, इस वाली एल को आप ये वाला कोड दे दोगे, और ये भी तो एल है ना, सेम है तो इन दोनों के कोड्स भी सेम होंगे, देखो ऐसे करके। और ओ जो है उसको भी आप ये वाला कोड दे दोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पर हमारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही प्यारी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ पर, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो माज़रत। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक अगर आपको सीखना हो तो आप बस कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्द वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें।